हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका वी मैथ्स पर। तो अभी तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट करी हैं। आज हमारा 4th डे है। तो 3 क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग रियल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो रियल नंबर्स के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चंस थोड़े कुछ स्टूडेंट्स को कम लग रहे थे। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमारे टोटल 31 से लेके 50 तक क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन तक कवर होंगे, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जितना भी केवी ने सिलेबस डिफाइन किया है उसके क्वेश्चन हमने टच कर लिए हैं। ये बेसिक्स क्वेश्चन थे, आप सबको इजी भी लगे होंगे। हो सकता है किसी बच्चे को इजी नहीं लगे हों, बाकी वाक्य में क्वेश्चन जो है इजी थे। ठीक है। और टेलीग्राम पर मैंने आपको 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अलग से एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था। तो इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसको एक बार यूट्यूब पर भी करा दूँ, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, करेक्ट आंसर्स भी आपको मिल जाए। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना डे 4th। तो डे 4th में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है। तो बहुत से बच्चे आप में से इसको आराम से कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मैं अगर इसमें मेरे पास लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 3rd रूट लगाया हुआ है। तो इसको मैं अगर 1/3 ऊपर लिख दूँ रूट हटा के, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है कि पावर 1/2। 3rd रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट क्या हो जाएगा? पावर में 1/4। ठीक है। 4th रूट हो जाएगी पावर में 1/4। तो ऐसे ही चलता है। तो 2 स्क्वायर पे अब मैंने क्यूब रूट हटाया जब उसका, तो 1/3 लग गया। फिर मैं उसका 4th रूट हटाऊंगा अगर, तो यहाँ पे फिर मेरा ब्रैकेट आके 1/4 लग जाएगा। ठीक है। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो एक बार देख लीजिए। तो अगर a टू द पावर b है और उसको मैं पावर c कर दूं, तो ये खुल के हमारा ओपन होके मिलता है a की पावर b इंटू सी हो जाता है। ठीक है। उनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन में हमें 2 स्क्वायर था, फिर पावर 1/3 थी, फिर पावर 1/4 थी। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ठीक है। अब 2 से मैं इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आया? 2 की पावर 1/6। अब 2 की पावर 1/6 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। हो सकता है हम आपको लगे थोड़ा तेज चलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हम जल्दी कराएंगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 32 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो इजी है। अगर इसको मैं लिखूं तो मैं 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, फिर इनटू में 2 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, इनटू में 2 की पावर, अब देखो 32 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इधर, और फिर आगे आ जाएगा 12, तो 1/12। ठीक है। तो यहां से मेरे को देखो, अब एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दूसरा क्या कहता है कि अगर x टू द पावर a है और x टू द पावर b है, इनको अगर मैं प्रोडक्ट करवा रहा हूं इनका, ठीक है, अगर बेस सेम है, पावर हमारी अलग अलग है कि x टू द पावर a, x टू द पावर b, यहाँ पे हमारा बेस सेम है। तो बेस सेम होता है जब भी, और उनको प्रोडक्ट करवा दो तो बेस रह जाता है, पावर जो हमारी ऐड हो जाती है। यही हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। ये हो जाता है x टू द पावर a प्लस b। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 बेस सेम है, तो यहाँ से क्या निकल गया? 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 1/12, तो ये बन जाएगा 5/12। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको सोल्व करना है अगर मुझे, तो 2 टू द पावर, अगर मैं 12 को एलसीएम मान लूं, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 5, तो 5 3 8 और 4 12। तो 12 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे, 2 की पावर 12/12 बना, तो 12 कट गया, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हम क्या देखें? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 256 सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि 256 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या हो गया 256, इसकी पावर में 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.16 को 16/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। इनटू में 256 की पावर, चलिए याद आओ अभी इसको 0.16 से छोड़ दीजिए, अभी ये मत लिखिए, ठीक है। 0.09। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी बेस सेम होंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी सर, ठीक है। तो यहाँ पे जब पावर ऐड होंगी तो 256 की पावर 0.16 को और 0.09 को ऐड करूंगा तो 0.25 मेरे पास एडिशन हो गया, मिल गया। अब 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 256 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 256 मुझे पता है कि 4 टू द पावर 4 होती है, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिखाया था कि जब भी पावर्स हो x टू द पावर a उसकी होल पावर b हो तो x टू द पावर a इंटू b हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 4 टू द पावर 1 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो है बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको बताया। हम अगर मैं आपकी जगह मैं क्वेश्चन में बैठा हूँ, मतलब मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या सोचता है कि मेरे को 256 दिखा और ऊपर 16 दिख रहा है और उधर 0.09 दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे माइंड में तुरंत आ जाएगा कि ये 0.16 और 0.09 जो है ये 25 बना रहा होगा, 0.25 बना रहा होगा तो मतलब 1/4 दे रहा होगा। 256 में ऐसे सोचूं बेस जिसका कि इसकी पावर 4 आ जाए तो 4 टू द पावर 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल किया, तो आप ओरली इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इन चीजों को लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वरना ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन लगाना है आपको तो आप आराम से इनको कर सकते हैं, ठीक है। ओरली क्वेश्चंस को करने का कोशिश करा करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि इफ p इज प्राइम देन अंडर रूट p इज इरेशनल सो अंडर रूट 7 इज। देखिए क्वेश्चन में ही इसने हमें रूल बता दिया, जो स्टेटमेंट हमारी है, कभी भी जब हमारे पास क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो वो जो है इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। और ये इसने स्टेटमेंट में भी आपको दे दिया, इफ p इज प्राइम देन रूट p इज इरेशनल, ठीक है। सो अंडर रूट 7 इज, तो रूट 7 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 35 करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा आपका। मैंने आपको पिछली क्लास में या फिर सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। और थर्ड चीज मैंने आपको बताई थी NTNR, याद करिए आप, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स का मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि रैशनल नंबर देखिए 2 तरीके के मैंने आपको बताया कि एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। पहला होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने कि 0.25, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, क्या लिखा है 0.25। दूसरा नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 0.125, तीसरा नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 13.5, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 3.3333, ठीक है। सो तो आप एक चीज देखिए 0.25 क्या है, अपने आप में टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो खत्म हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर है 0.125, वो क्या हो रहा है कि वो भी टर्मिनेटिंग है सर। फिर मैं पूछूं अच्छा बेटा बताओ 13.5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे पूछा है कि बताइए कि 3.3 बार लगा हुआ है तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, तो बताओ कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है और सर ये तो रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हम नॉर्मली बता सकते हैं बिना फ्रैक्शन को एक्सपेंड किए, ठीक है। देखिए जैसे कि इसको अगर
125/100 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं 125 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। इसको मैं 135 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 3.3 बार को सिखाया था कि 3.3 बार लिखा हुआ है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था। तो क्या सिखाया था सर कि पहले पूरा नंबर लिखेंगे माइनस जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 33 में से 3 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय, फिर सर डेसिमल के बाद वाले हम राइट वाले डिजिट्स देखेंगे, जितनों के ऊपर बार है उतनी बार 9, जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ही 1 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है सर, तो सर एक बार मेरा जो है यहाँ 9 लग जाएगा। तो मेरे पास सर जो p बाई क्यू की फॉर्म आ जाएगी वो 30 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगी सर, ठीक। मैं आपको यहाँ क्या सिखाने की सोच रहा हूँ कि देखिए, जैसे मैं इसको अगर यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, मान लीजिए कि इसको मैंने कैंसिल किया तो क्या निकल के आया, मेरे पास 1/4 आया, यहाँ से मेरे पास आया 1/8 आया। यहाँ अगर मैं मान लीजिए 5 से कैंसिल कर रहा हूँ इसको, तो 5 2 10, 3 और 5 5 7 जा, और 5 2 10, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक रूल सिखा रहा हूँ कि हम जो है फ्रैक्शन को देख के बिना पूरी फ्रैक्शन को सोल्व किए, मैंने आपको बोल दिया कि 200 को आप 15 से डिवाइड करिए, बताइए कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बताइए कैसे रैशनल नंबर कैसा होगा। तो आप वहां पे आपको डिवाइड नहीं करने बैठना है, आप डिवाइड करने बैठोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बेटा। तो ये रूल है कि अगर q जो है हमारा, जो डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n अगर इस फॉर्म का होगा, अगर डिनोमिनेटर को आप 2 इंटू 5 की पावर में 2 इंटू 5 के अगर पेयर में देख सकते हो, सिर्फ उतना ही है, तो वो जो है हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा बेटा हमारा सारा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी चीज है, आप याद रखिएगा कि अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा, जहां पे m और n क्या है बेटा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा सर तो क्या होगा, तो बेटा वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 1/4 आया था, अब मैं आपको एग्जांपल दिए हैं तो सिखाऊंगा अभी इसमें। 1/4 आया हमारा फर्स्ट केस में, तो इसको मैं 1/2 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है सर। अब आप कहोगे कि सर आपने तो अभी बताया कि 2 इंटू 5 की पावर में होने चाहिए, तो बेटा सुनो 2 की पावर 2 है, ठीक है। क्या मैं इसके साथ में एक 1 नहीं मान सकता हूँ, इसको मैं 5 की पावर 0 नहीं फील कर सकता। 5 की पावर 0 क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो क्या मैं इसको 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 0 नहीं कह सकता, कह सकते हो सर, तो कह सकता हूँ। तो m की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, n की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला ना मैंने, तो 0 क्या है, इंटीजर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले मैंने, तो m और n नॉन नेगेटिव। तो इससे आप क्या समझे कि आपका या तो सिर्फ 2 की पावर मिल जाए आपको, या आपको सिर्फ 5 की पावर मिल जाए, या फिर आपको 2 इंटू 5 की पावर मिल जाए, ठीक है। इनके अलावा कोई भी ऑप्शन आ जाए तो क्या होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी आर रेशनल नंबर, ठीक है। p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, देखो वही बात आ गई कि q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m में है, वेयर n m and आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अभी तो यही सिखाया था सर ने आपको। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर n, इसमें जैसे n लिख दिया, मैंने आपको m बताया था, पावर कुछ भी हो सकती है, n m हो गई, a b हो गई, c d हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर कुछ हो, 5 की पावर कुछ हो, अगर इनका प्रोडक्ट में हो और जो m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो मैंने आपको बताया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। सेम क्वेश्चन ने बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी, ठीक है बेटा।
होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेट कौन सा एक्सपेंशन कर रहा होगा। ठीक है, आपको क्या पूछ लिया कि कौन सा आपको टर्मिनेट कर रहा होगा। तो अब देखिए, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम इसको डिवाइड कराने बैठ जाएंगे कि 77/210 करूंगा सर, फिर सर मैं 23/50 करूंगा सर, फिर 125/441 करोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप आउट ही हो जाओगे पेपर में, फिर आप मत मानना कि आपका पेपर हो रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो ये सब नहीं करना होता है। तो कंसेप्ट जो आपको छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो आपको उन्हीं ट्रिक्स से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में देखिए 77/210, तो ऊपर का सर मुझे देखना ही नहीं है। सर आपने सिखाया था कि क्यू देखो आप, ठीक है, डिनोमिनेटर को देख लो। तो 210 जब भी मेरे को दिखेगा तो 210 में मैं ये सोचूंगा, मेरे को देखो एक चीज और आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ 2 × 5 मत सोचना आप कभी भी। आप ये सोचो कि क्या 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हो सकता है इसका मल्टीपल। अगर हो गया तो वो तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो देखो 210 है, क्या 210 में मुझे 3 दिख रहा है, मुझे 7 भी दिख रहा है। ठीक है, 210 को मैं क्या 7 दिख रहा है मेरे को इसमें मल्टीपल, एक मेरे को इसमें प्राइम नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, तो मतलब ये 2 की पावर m 5 की पावर n में तो नहीं है, तो ये तो हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखो 30 में भी मुझे सर 3 दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। 441, ठीक है, इसमें भी मुझे 3 दिख रहा है सर, नहीं कर। 21 दिख रहा है आपको, 21 दिख रहा है तो आपको 3 भी दिखना चाहिए, ये भी नहीं करेगा। 8 क्या होता है सर, ये बनेगा 23/2 की क्यूब, ये है सर 2 की पावर m इंटू 2 की 5 की पावर n। ठीक है सर, ये हमारा जो है टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अभी आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 210 में आपने ऐसे 7 × 3 कैसे लिख दिया सर। अब 3 एक मल्टीपल हो गया ना, 3 प्राइम नंबर भी है तो वो हट गया। ठीक है बेटा, तो इतना आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमें कहते हैं, एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर जो है 34.12345 इज ऑफ द फॉर्म 2n × 5 की पावर m वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सही बात है, बिल्कुल अभी आपको मैंने डिस्कस किया अभी आपसे, तो बिल्कुल सही बात है ये। फिर रीजन क्या दिया है कि 34.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, उसी की वजह से तो वो हो रहा है। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप एक बार इसको ध्यान से सोचिएगा कि रीजन क्या होगा और असर्शन क्या होगा। उसने बोला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारा असर्शन होना चाहिए। रीजन क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होगा उसका वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होंगे, वो रीजन हो रहा होगा। समझ रहे हो आप, तो दोनों ही करेक्ट है, पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमें क्या कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, वही केस है। देखो हमें बताना है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग देखा, अब हमें बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये बताओ कि इसमें टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी आपने सिखाया था सर कि 2 × 5 मेरे को पकड़ना है, होगा तो हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है सर 15/1600, तो मुझे क्या पकड़ना है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर पकड़ना है सर। 1600 को सर मैं 16 × 100 लिख लेता हूँ, 16 को सर मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूँ, इसको मैं सर कितना लिख देता हूँ 10 को 2 × 5 इंटू 100 था तो सर मैं 10 लिख दूंगा, तो इसको मैं 25/4 लिख देता हूँ सर। अब ये 4 2 की पावर 2 हो गया, तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 बन गया सर। ये तो 2 × 5 की फॉर्म में है सर, है तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ। अभी देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ कि एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सर्ड क्या होते हैं और इंडिसेस क्या होते हैं। ठीक है, सर्ड और इंडिसेस का अगर मैं डिफरेंस देखूँ आपका, तो कभी भी किसी की जो पावर होती है ना, जैसे x² हो रहा है, x³ हो रहा है, x की पावर 5 हो रही है,
x की पावर 8 हो रही है। पावर जब भी मेरी 1 से बड़ी होगी, बिल्कुल आपको लेमन भाषा में बता देता हूँ, जितना सरल होगा उससे सरल मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए इससे सरल नहीं बता पाएगा कोई, कि अगर पावर 1 से बड़ी हो रही है तो वो इंडिसेस में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। पावर 1 से छोटी होगी तो वो सर्ड्स बोलते हैं, ठीक, उनको सर्ड्स बोलेंगे। जैसे कि अंडर रूट 2 है, अब मैं आपके सामने लिख दूं कि अंडर रूट 2 ये क्या है, ये सर सर्ड्स है। क्यों? क्योंकि रूट को मैं क्या बोलूंगा, 2 की पावर 1/2। अब 1/2 क्या है बेटा, 1/2 1 से छोटा है। तो बिल्कुल आसान भाषा में बता दिए कि 1 से छोटी जितनी वो होंगे पावर्स होती हैं वो सर्ड्स होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ एवरी इरेशनल नंबर इज, एक आपको एक रूल और बता देता हूँ इधर, कि जितने भी सर्ड्स होंगे, जितने भी सर्ड्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल होंगे। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि सारे इरेशनल सर्ड्स होंगे सर। मैंने आपको बोला है कि जितने भी सर्ड्स होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या फिर सारे इरेशनल भी सर्ड्स होने चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? अब देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको अगर कोई भी थ्योरी जो है वो राइट प्रूव करनी, मान लो ट्रू बताना है आपको कि वो ट्रू है, तो वो ट्रू फिर हर किसी चीज के लिए होगी, और आपको बताना है कि वो फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए हमें बेटा एक एग्जांपल ही देना बहुत है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। 5 + 8 कितना होगा, 13 होता है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट कर लो आप, वो सब के लिए ट्रू होगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि अंडर रूट, जैसे मैं कह रहा हूँ अंडर रूट 2 जो है मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक, कोई भी अगर लो आ रहा है, जैसे कि अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कोई भी अगर रूल है मैथमेटिक्स के अंदर, तो अगर वो ट्रू है तो वो हर नंबर के लिए ट्रू है, वो सब चीजों के लिए ट्रू है। अगर आपको फॉल्स बताना है, कि मान लो मैंने एक नया रूल दे दिया आपको, मैंने आपको कोई ट्रिक बता दी, ठीक है, मैंने कह दिया कि बेटा आपकी ट्रिक लगा लो, तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ तो मतलब मैं उसको रूल का नाम दे रहा हूँ, तो वो हर जगह फिट होगी। ये नहीं है कि बेटा ये 2 क्वेश्चन पे फिट हो रही है, आगे वाले 3 क्वेश्चन पे फिट नहीं हो रही है, तो सर फिर तो वो रूल ही नहीं है, वो तो फिर ट्रिक नहीं हुई ना। अब हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक थोड़ी मानी जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स में क्या होता है, कभी भी गलत प्रूव करना होता है तो एक एग्जांपल दे दो। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे ही इरेशनल सर्ट्स नहीं होते, ठीक है, एक एग्जांपल दे दो। मैं आपको 2 एग्जांपल दे दूँ। जैसे पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई सर्ट्स तो नहीं है, पाई की पावर है क्या, वो नहीं है। अब ई देखिए, ई क्या है, इरेशनल नंबर है लेकिन वो सर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन जो है पेपर में अगर देखो तो आप कंफ्यूज ना हो और करेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, HCF ऑफ 2 नंबर्स। ये भी देखिए बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है एक, कि मैं मान लेता हूँ कि 2 नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, ए नंबर है और एक बी नंबर है। तो एक हमारा छोटा सा रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ दैट नंबर्स इनटू LCM ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है। अगर मैं मान लेते ए और बी का प्रोडक्ट करवा दूं तो वो बराबर होगा HCF इंटू LCM। HCF किसका सर, ए और बी का HCF। LCM किसका सर, ए और बी का LCM, ठीक है। यहाँ पूछा 2 नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या देखोगे, HCF क्या हो जाएगा, LCM को सर मैं इधर जाके डिवाइड करवा देता हूँ तो वही मेरा HCF हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर प्लस देयर LCM नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर माइनस LCM नहीं होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय LCM, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद देख लीजिए ना कि HCF यहाँ से क्या निकल गया मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और डिवाइडेड बाय LCM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आपको जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो केवी ने सिलेबस डिफाइन किया है, उसके जो हर पॉइंट वाइज मैं आपको 1 या 2 वीडियो में पूरा कवर करा दूंगा, ताकि आपको कहीं और से भी देखने की जरूरत ना पड़े। आपको एक सोर्स मिल जाएगा कि आप उतना देख ले तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। वो देख के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मैं कुछ और क्वेश्चन है जो टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात आई है,
तो यूक्लिड ने क्या बोला था, यूक्लिड ने अपना एक यही दिया था कि देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ कि मान लेता हूँ मैं 26 को डिवाइड करवा रहा हूँ 5 से, 26 डिवाइडेड बाई 5। तो आप हंसोगे मेरे ऊपर कि सर ये तो बच्चा बच्चा भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा कि उसने क्या बताया था यूक्लिड ने। तो जैसे 5 को मैंने डिवाइड किया, 5 5 जा 25, ठीक है, मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। तो सेम ऐसी ही चीज यूक्लिड ने हमें बताई थी कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर है a और b, तो अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ कुछ ना कुछ क्वोशंट मिलेगा, क्यों मिलेगा, तो यहाँ कुछ एक नंबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और इसमें से एक मेरे पास रिमाइंडर बच के आ जाएगा। यही तो मेरे पास हुआ। a की वैल्यू यहाँ क्या है मेरे पास 26, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ 26 इज इक्वल टू 5, ये वाला 5 इंटू क्वोशंट इंटू 5 प्लस में रिमाइंडर, लिख सकते हैं सर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी यही है कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और उसने r के बारे में जिक्र कर दिया, जब r जो होगा हमारा वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा और b से हमारा छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है, एल्गोरिथम बोल दो, लेमा बोल दो, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारा a को हमने b से डिवाइड किया। देखिए अब आप कहोगे सर ये r जो है 0 से इक्वल और बड़ा है, b से छोटा ही क्यों है सर। मान लेते हैं कि r जो है मेरा रिमाइंडर जो है b के अगर बराबर आ गया, मानो कि ये मेरा रिमाइंडर होता, अगर 5 आ जाता, ये 5 कब आता जब मैंने इस पूरे नंबर को 30 मान लिया होता, तो ये 5 आ जाता। अब खुद देखो आपकी अगर ये रिमाइंडर 5 ही है तो क्या ये मैं इसको 5 6 या 30 पूरा काट के रिमाइंडर 0 ही ना कर देता। अगर ये 5 रिमाइंडर होता तो ये 30 बन जाता, 5 से डिवाइड कराता तो 5 6 या 30, फिर मैं पूरा ही काट देता, तो मेरा क्या बन जाता 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 0, तो फिर मेरा रिमाइंडर फिर 0 बच जाएगा। अब अगर मेरा रिमाइंडर b के बराबर आ गया तो b जो है फिर उसको क्वोशंट में चला जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। यही यूक्लिड, अभी आप इतना ही समझिए यूक्लिड डिवीजन को, बाकी एक वीडियो जब आएगी उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन्होंने हमें बताया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं और वो होता है, तो एचसीएफ किसी भी दो नंबर्स का ऑब्टेन होता है बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी टू फाइंड क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आर कहाँ सेटिस्फाई करता है, अभी मैंने आपको सब बताया इसमें कि जो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर हमारा 0 से तो बड़ा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और b से हमारा छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। सॉरी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, ठीक है ना। इसमें है स्टेटमेंट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो, क्या वो मल्टीप्लिकेशन लेमा है, नहीं सर। एडिशन लेमा, नहीं सर। सब्ट्रैक्शन लेमा, नहीं सर। डिवीजन लेमा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। अब देखिए आपके क्लास 10 में, 10th क्लास में दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक आपका है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपका क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ये भी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम अपनी वीडियो में कर लेंगे जब हम कंसेप्ट्स कर रहे होंगे, ठीक है। कि देखिए कोई भी कंपोजिट नंबर क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आप समझिए आराम से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो आपको ये कहती है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, मैं मान लेता हूँ एक कंपोजिट नंबर, मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि 12 मेरा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस 12 को, कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो यूनिक वे में लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसका ऑर्डर अलग अलग कर दोगे तो यूनिक वे में नहीं होगा। देखिए आपको मैं समझाता हूँ कि मेरे पास मान लो 12 जो है मेरा, 12 मेरे पास कंपोजिट नंबर है। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने छोटी क्लासेस में सीखा भी होगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कि पहले 2 से कैंसिल किया तो 2 से गया 6 पे गया, फिर 2 से किया फिर गया 3 पे, फिर आपने 3 पे किया तो फिर गया 1 पे, ठीक है। बनाने तक आप लोग किया करते थे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाता था, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए क्या हर नंबर प्राइम फैक्टर्स की मल्टीपल में आ जाएगा,
तो अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप ये देखिए हर कंपोजिट नंबर, यही थ्योरम ने बोला भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, कि हर कंपोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जाता है। अब कोई बच्चा देखिए, मान लेते हैं कि राजू है, राजू ने ऐसे लिख दिया। अब एक दूसरा बच्चा है राम, राम ने लिखा है कि इसको 2 × 3 × 2 ऐसे लिख दिया। फिर एक बच्चा आ गया, मान लेते हैं मोहन, ठीक है, मोहन कह रहा नहीं सर 12 को तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 × 2 × 2। हर कोई अलग अलग, लेकिन अगर देखा जाए इनका सिर्फ ऑर्डर अलग है, 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 2 और 3 × 2 × 2। ये ऑर्डर अलग अलग है। अगर मैं कह दूं कि एक फिक्स ऑर्डर में ही लिखोगे आप, कि पहले छोटे से छोटा प्राइम नंबर, मैंने बोल दिया कि नहीं बेटा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, प्राइम नंबर जो भी आपका मल्टीपल्स आ गए उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कि पहले छोटा प्राइम नंबर सारे, फिर बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो अगर आप उनको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक यूनिक मिलेगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं लिखना चाहता हूँ, आप कह रहे हो सर 36 को लिखो सर, 36 को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 36 क्या है, 6 × 6 है। अब 6 को भी मैं अगर लिखूँ 2 × 3 × 3 × 2, देखो क्या ये सारे जो है प्राइम नंबर हैं सर। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है एक फैक्टराइजेशन थ्योरम है। कैसी फैक्टराइजेशन थ्योरम है सर, वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है। क्या कह रही है कि अगर असेंडिंग उनका ऑर्डर अगर मैटर ना करे, ऑर्डर को अगर फिक्स कर दिया जाए तो कैसा फैक्टराइजेशन होगा, एक यूनिक होगा। तो हर कंपोजिट नंबर एक यूनिक तरीके से प्रोडक्ट है किनका, प्राइम नंबर्स का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिक जो है आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से जानना है। तो देखो आपने यूनिक लगा दिया, अगर नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या है, मतलब कैसे लगाऊंगा इसको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जनरल इक्वेशन क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, a = bq + r। ठीक है, क्या बताया था इसमें कि a को अगर आप b से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो a = bq + r कहाँ दी हुई है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हाँ देखिए ये बात मैं आपको और बता देता हूँ कि देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं, जो यूक्लिड्स का हम डिवीजन लेमा लगाते हैं तो वो यूज करके जो एल्गोरिथम लगाया जाता है उससे हमें नंबर्स का एचसीएफ मिलता है। बेसिक बताया जाए तो उससे हम एचसीएफ निकालने के लिए उसको यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हमसे कि उससे क्या निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा आंसर हो गया। बाकी मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, एक थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। मान लो कि मेरे को एचसीएफ निकालना है 15 का और 6 का। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एचसीएफ बताओ 15 और 6 का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि देखो 15 जो है, पहले बड़े नंबर को हम लोग करेंगे, छोटे से डिवाइड कराते हैं हमेशा। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है a > ठीक है, तो मैं 15 को डिवाइड करवाने जाऊंगा, अगर देखो मैं अगर यूक्लिड की फॉर्म में लिख देता हूँ तो 15 = 6 × 2 12 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा बेटा 3 आपके पास। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको 6 को कराते हैं। देखो जैसे कि आप अगर इसमें नहीं समझे तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, डिवाइड करा रहा हूँ सॉरी 6 से, तो 6 × 2 = 12, मेरा बचा 3। फिर मैं उसको 3 से कराऊंगा, जैसे मेरे पास देखो क्या आ गया, ये चीज आ गई, रिमाइंडर बच गया 3। अब मेरे पास 6 बड़ा है कि रिमाइंडर बड़ा है, तो आप कहोगे सर 6 आपके पास बड़ा है, तो मैं 6 को लिखूंगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2, 3 × 2, रिमाइंडर बचा नहीं बचा तो 0। ऐसे ही अगर हम कब तक लगाते चले जाएंगे, मान लो मेरे को और बड़े नंबर चाहिए होते हैं, अगर मान लो मेरे को चाहिए होता 27 चाहिए और 15 चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को, मैं एल्गोरिथम को तब तक लगाता हूँ जब तक मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना बचे। जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा तो जो ये डिविडेंड होता है, डिवीजन होता है सॉरी, तो ये ही जो है हमारा एचसीएफ होता है, इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, बाकी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 46, वी नीड ब्लॉक्स टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन द सेम वे डैश आर द बेसिक ब्लॉक्स टू फॉर्म ऑल नेचुरल नंबर। देखो जैसे ये बोल रहा है कि जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, जैसे मेरे पीछे भी एक दीवार है, तो बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है,
ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक चाहिए या ब्रिक्स चाहिए हमें, ठीक है। उसी तरीके से बेसिक ब्लॉक्स क्या है नेचुरल नंबर्स के, बताइए। अभी मैंने आपसे जस्ट कंफर्म किया था कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहती है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है या नेचुरल नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। अभी मैंने डिस्कस, तो इसका मतलब क्या है, बेसिक ब्लॉक्स क्या हो गए, तो बेसिक ब्लॉक्स हमारे प्राइम नंबर्स हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लगाया जाए तो प्राइम नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो कोई भी नंबर बनाने के लिए वो नंबर किस फॉर्म में होगा, वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। तो बेसिक क्या हो गया, प्राइम नंबर जो है हमारे बेसिक बन के आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू गेट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर p by q if q is equal to 2 की पावर n 5 की पावर n m and n must belong to। देखो ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये कौन सा केस आ गया कि सर या तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा सर, जब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होंगे, जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। बताया था मैंने आपको कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो वही पूछा कि m और n कहाँ बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे सर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तीन तरीके के नंबर आपको मैंने सिखाए थे। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा NTNR नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो फर्स्ट देखिए आप 0.14 टर्मिनेट हो गया सर, ये तो नहीं है सर, ये तो रैशनल नंबर है। फिर 0.1416 बार, बार का मतलब सर रिपीट हो रहा है 161616। तो सर सेकंड नंबर का रिपीटिंग वाला जो था वो आपने बताया था वो भी रैशनल होता है, ये भी इरेशनल नहीं है। थर्ड 1.1416, तो सर ये भी हमारा टर्मिनेट होगा तो रैशनल नहीं है। तो एक ही बचा तो आंसर हो गया। कैसे होगा, 401 4001 40001। तो सर ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ये खत्म हो रहा है, तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑपरेशंस के ऊपर है बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू कब होगा, देखो किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम, हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स हैं, इन दो इरेशनल नंबर को हम कभी भी जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो कि मेरा एक √2 है, दूसरा इरेशनल नंबर मेरा -√2 है, ठीक है। दोनों को जोड़ूं ये तो जीरो मिलेगा, जीरो तो क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमेशा तो नहीं मिलेगा सर, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, रैशनल को अगर रैशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल आएगा। अब देखिए रैशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, p by q की फॉर्म में होता है। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मैंने मान लिया एक रैशनल नंबर है मेरा a by b, दूसरा रैशनल नंबर है c by d, ठीक है। दोनों को अगर डिवाइड किया तो क्या आ गया, ad अपॉन bc। तो ये जब सारे ही इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर ही तो मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है, q की फॉर्म में। तो जब भी रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा। जी सर ये ठीक है। थर्ड पे भी नजर मार लेते हैं एक बार। इंटीजर को आप इंटीजर से डिवाइड करो, मान लो आप 2 को आपने 3 से डिवाइड किया, क्या वो इंटीजर हुआ, नहीं सर ये तो रैशनल नंबर हो गया, तो p by q के फॉर्म में आ गया सर, ठीक है, समझ लो। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर। देखो कोई भी एक नॉन जीरो एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर का एग्जांपल लो, मैंने बोल दिया सर 2, क्यों ज्यादा मुश्किल पे जाना है आपको, ठीक है। क्यों जो हमारा क्या ले लिया मैंने 2, नॉन जीरो रैशनल बोला, उसने जीरो नहीं बोला, ठीक है। और इररेशनल को मल्टीप्लाई कराओ, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ √3 से, क्या निकल के आया मेरे पास 2√3। 2√3 क्या है, रैशनल नंबर है सर, तो हमेशा वो जो है इररेशनल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नॉन जीरो वर्ड अगर वो ना लगाता तो मैं रैशनल को क्या ले लेता, जीरो, और जीरो को √3 से मल्टीप्लाई कराता तो क्या आंसर निकल के आता, जीरो। जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन वहां उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि नॉन जीरो रैशनल नंबर को हमने प्रोडक्ट कराना है कि रैशनल नंबर से, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, हमेशा ही हमें इररेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ हमारे जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा मैंने आपको 60 क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप पे प्रैक्टिस के लिए डाले हुए थे। इस वीडियो के बाद ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम पहले आप बता दीजिएगा कमेंट्स करके, या तो हम जो है वीडियो डालें वो 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीडियो, उसका मैं सॉल्यूशन करा दूँ आपको। वो सॉल्यूशन देखिए इतना स्लो नहीं होगा जितना स्लो मैं आपसे ये सब क्वेश्चंस करते हुए बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ आपको।
हो सकता है वहाँ कुछ कंसेप्ट ऐसे हों जो मेरे को लगे कि मैं बताने लायक हैं, तो वहाँ मैं रुक के उनको बता दूंगा। वरना उस वीडियो को करते हुए वो 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा उस चीज़ में। सेकंड चीज़, जो हमारा केवी का सिलेबस है, जैसे कि मैंने देखा उसमें, तो सिलेबस जो पूरा डिफाइंड है, तो उसमें रियल नंबर्स में पूरा बुलेट्स में दिया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो एक ये दूसरी ये चीज़ रहेगी कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूरा जो सिलेबस है बुलेट्स वाइज, तो मैं आपका रियल नंबर्स का जो सेक्शन है उसको पूरा 1 या 2 वीडियो में कवर कर दूँ, ताकि आप एक बार उसको अच्छे से देख लें। उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए हैं, 60 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उनका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा एक बार सिलेबस कवर होगा, फिर हम मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे पूरे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।